हाँ, आज हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। अमेरिका जो कि दुनिया का एक विकसित राष्ट्र है और अमेरिका की उपस्थिति को विश्व क्षितिज पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी मामला हो, वहाँ अमेरिका का दृष्टिकोण, उसका विजन ना दिखाई दे, ये पूरी तरह से असंभव है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली विशेषता हम लोग देख रहे हैं कि साम्यवाद का अवरोध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले आप देखें कि 1917 में रूस में क्रांति होती है और वहाँ साम्यवादी विचारधारा की स्थापना होती है और साम्यवाद की विचारधारा जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है और उसका ठीक उल्टी जो विचारधारा है, अपोजिट आइडियोलॉजी है, वो है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। अमेरिका पूंजीवाद का पोषक है। तो साम्यवादी ये जो विचारधारा है ये चाहती है कि समग्र विश्व में, पूरी दुनिया में मजदूरों का शासन हो जाए और साम्यवाद का अधिक से अधिक प्रसार हो। तो अमेरिका को लगा और यूरोप, पश्चिमी यूरोप के तमाम देशों को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये साम्यवाद चूंकि पूर्वी यूरोप में विस्तार पकड़ गया था तो वो तेजी से बढ़ रहा था, तो अमेरिका को खतरा दिखाई देने लगा कि लगता है मेरी विचारधारा पूंजीवाद समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उसने यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवाद को अवरोध करने की, उसे रोकने की नीति को अपनाया और इसको, साम्यवाद को उन्होंने नाजीवाद से बड़ा खतरा बताया। नाजीवाद, हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह यहूदियों का दमन किया था और पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, तो आप देखें उस नाजीवाद से बड़ा खतरा उन्होंने साम्यवाद को बताया। इसके अलावा देखें इसी साम्यवाद को रोकने के लिए उन्होंने बाकायदे अनेक सैन्य संगठनों, नाटो, सीटो, सेंटो, इन सब की स्थापना की और दुनिया के तमाम हिस्सों में सैन्य अड्डों की स्थापना की, जिससे एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, जगह जगह, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में, सब जगह सैन्य अड्डे बनाए कि जिससे साम्यवाद का प्रसार अधिक ना हो सके। तो पहली जो प्रमुख विशेषता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की, वो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। दूसरी जो विशेषता है सैनिक संधियों की नीति, जो बहुत कुछ इसी साम्यवाद के अवरोध से संबंधित है। क्योंकि साम्यवाद के अवरोध को रोकने के लिए, साम्यवादी खतरे को देखते हुए और पूंजीवाद को बचाए रखने के लिए बाकायदे अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नाटो संगठन बनाया, सीटो संगठन एशिया और अफ्रीका के तमाम देशों को लेकर बनाया और सेंटो ये संगठन है, इसमें भी बाकायदे ऑस्ट्रेलिया को लेकर इन्होंने 1947 में रियो संगठन बनाया। तो इस तरह से आप देखें इन संगठनों को जो सैनिक संधियां की और इन संगठनों की स्थापना की गई, इसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य ये था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट आप देखें तीसरी जो विशेषता है अमेरिका की विदेश नीति की, वो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। याद रखें, जैसा हम लोग जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश ना तो बहुत परोपकारी होता है, जब वो परोपकार करता है तो उसके पीछे भी छिपे हुए नेतार्थ यानी उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया है कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत तरक्की की। अब उसे अपनी जो प्रोग्रेस उसने की थी, औद्योगिक विकास किया था, तो उस विकास को उसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और तमाम देशों तक ले जाना था। तो उसने कमजोर राष्ट्रों की सहायता की नीति अपनाई और इस सहायता के पीछे उसका बहुत कुछ उद्देश्य था कि अपने बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रवेश हेतु वातावरण सृजित करना।
हम आपकी अगर सहायता करेंगे तो उस सहायता के उपलक्ष्य में आपके अंदर करुणा पैदा होगी, और आप अगर हम कोई डिमांड करेंगे तो इन दैट केस आप कहेंगे कि यस, हम आपकी हेल्प करेंगे या जो भी है। तो आप देखें कि यहाँ पर अमेरिका का भी वही था, उसके जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कैसे दुनिया के विकासशील देशों, अफ्रीका जो कि अंधेरा महाद्वीप है वहां तक कैसे प्रवेश हो, और पूर्वी यूरोप जिस पर साम्यवाद का लगभग कंट्रोल हो गया था वहां तक कैसे बहुराष्ट्रीय निगम पहुंचे। इसलिए उसने आर्थिक सहायता की नींव अपनाई। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में अगर हम देखें तो राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना भी उसका एक उद्देश्य था, है ना। और इसके अलावा दूसरा तकनीकी सहायता दे करके, और चूंकि जब हम आर्थिक सहायता करते हैं तो किसी के भी मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें स्थान मिल जाता है, तो ये हस्तक्षेप करना भी इसके पीछे छिपा हुआ एजेंडा था। नेक्स्ट आप देखें मानव अधिकारों की नीति। मानव अधिकारों को यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत महत्व दिया गया है। इसमें खास करके आप देखें जो जेफरसियन जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो अप्रोच और विचारधारा है, इसमें पहले से ही मानव अधिकारों की वकालत की गई थी कि कहीं भी दुनिया में मानव अधिकारों का हनन होता है तो अमेरिका वहां इंटरवीन करेगा, हस्तक्षेप करेगा। लेकिन हम आप देखें कि कई बार हम देखते हैं कि मानव अधिकारों का हनन होता रहता है, और जहां अमेरिका का हित निहित नहीं होता है तो वहां वो मानव अधिकारों को बचाने का प्रयास नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें चाइना ने तिब्बत को निगल लिया, यानी तिब्बत पर कब्जा जमा लिया, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। आज भी तिब्बत में बाकायदे मानव अधिकारों का हनन होता है ना। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीन में बच्चों महिलाओं पर बम बरसाए जा रहे हैं, खुले रूप में लोग मर रहे हैं, है ना। वो समुद्र के किनारे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। दुनिया के तमाम देश उन्हें अपने देश में नहीं आने देना चाहते हैं, इवन वो मुस्लिम देश भी हैं। और उसके बाद आप देखें अमेरिका यहूदियों और इजराइल से उसके संबंध अच्छे बने रहे, इसलिए मानव अधिकारों की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा है। इराक पर जब उसने युद्ध थोपा तो बाकायदे बगदाद पर सीधे सीधे मानवीय आबादी पर बम गिराए, या इवन आप देखें हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने बम गिराया था, तब उसके मानव अधिकार कहाँ गए थे, है ना। तो फिलहाल में इन मानव अधिकारों की आड़ में अमेरिका दुनिया के तमाम देशों में इंटरफियर करने का काम करता है, लेकिन ये उसकी विदेश नीति की एक विशेषता है ना। जैसे चाइना में इस समय साम्यवादी विचारधारा है, तो बीच बीच में आप पेपरों में स्टेटमेंट देखेंगे, वहां का विदेश मंत्रालय कहता रहता है भाई चीन में बहुत मानव अधिकारों का अपहरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट आइडियोलॉजी है, वहां साम्यवाद है। क्लियर। आगे हम आप देखें कि लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। उसने लैटिन अमेरिकी जो बेचारे विकासशील और गरीब राष्ट्र हैं दक्षिणी अमेरिका में, इसमें उसने 60 से अधिक बार जो है अपनी मिलिट्री को भेजा, किसी न किसी बहाने से कि हमारे उत्तरी अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों पर अत्याचार हो रहा है, आदि आदि बहाना बना करके 60 से अधिक बार उसने इंटरफियर किया है ना। तो इस तरह से आप देखें एक ये भी है कि वो ठेका लेता है, एक ठेकेदार है, और हम कहेंगे दादा भी है, कि लोकतंत्र के नाम पर, है ना, वो दुनिया के तमाम देशों में हमसे कहेगा कि आप कश्मीर में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसे बहाना मिलता है, और लोकतंत्र और मानव अधिकारों के नाम पर वो दुनिया के तमाम देशों में हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। ये भी हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम लोग पाते हैं कि चाहे ईरान का अपना परमाणु रिएक्टर और परमाणु शोध करने का कार्यक्रम हो, अभी तक उस पर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका लगाए हुए है,
कि आप परमाणु बम बना रहे हैं, जबकि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है, केवल न्यूक्लियर पावर को शांतिप्रद कार्यों के लिए यूज कर रहा है। और अगर बाय द वे परमाणु बम बना भी रहा हो तो हर राष्ट्र को अपने रक्षा के लिए हथियार बनाने का अधिकार मिला रहना चाहिए, है ना। तो आप देखें कि ईरान, इवन इराक, सद्दाम हुसैन पर बाकायदे इराक पर उसने हमला किया, क्योंकि इराक ने कुवैत को अपना प्रदेश बता दिया था। इस बहाने पर, कुवैत के बहाने उसने इराक पर अटैक किया। 14 वर्षों तक वहां के पेट्रोलियम का शोधन किया, यानी पेट्रोलियम अपने देश में निर्बाध रूप में ले जाता रहा। और आप देखें उस पर जो आरोप लगाए गए थे सद्दाम हुसैन पर कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और इसके अलावा बायोलॉजिकल, इवन केमिकल वेपन बना रहा है, जिससे समग्र विश्व को खतरा है। खुद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस करते हुए कहा कि जब हमने पूरे इराक में खोज डाला तो हमें कोई सिंगल, ना तो न्यूक्लियर वेपन मिला, ना बायोलॉजिकल मिला और ना केमिकल मिला। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आपने सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों लगा? किसको लगना चाहिए थी? जो बोल रहा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे कि आपने बाकायदे अटैक किया, एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र को गुलाम बनाया, 14 वर्षों तक शोधन किया उसका, है ना। तो यहाँ ये देखने की जरूरत है। इसके अलावा हम पर दबाव बनाना भारत पर कि आप बाकायदे परमाणु प्रशासन CTBT इस पर साइन करें। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बड़ा दबाव बनाया गया भारत ने ये कहते हुए कि हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है, देश की जनता इसके फेवर में नहीं है, इसलिए हम CTBT पर साइन नहीं कर रहे, है ना। नेक्स्ट आप देखें, जब हमने पोखरण 2 पर परमाणु विस्फोट किया तो उसके बाद बिल क्लिंटन का दौर था और बिल क्लिंटन ने हमारे ऊपर तमाम तरह के आर्थिक तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए जो कई वर्ष तक जारी रहे। यानी कि आप क्यों एटॉमिक पावर बनो? भाई हमारी अपनी जरूरत थी, हमें चीन से खतरा, पाकिस्तान से खतरा, और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए हथियार तो बना ही सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें पोखरण 2 के नाम पर, तो यहाँ हमें ये देखना है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो विकासशील देशों पर बराबर दबाव बनाए रखने की नीति है। नेक्स्ट आप देखें एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। आखिर क्यों? वजह यह है, जैसा कि माना जा रहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, जिसमें एशिया बहुत डेवलप्ड होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जापान, चाइना और भारत, इन तीन को कोई भी विकसित देश इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं इग्नोर कर सकता? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा मानव संसाधन है, क्रेता बहुत है। जब क्रेता है तो विक्रेता को आना चाहिए। तो अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और अमेरिका को लगता है कि कहीं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो देश अवस्थित हैं वो बहुत ज्यादा विकसित ना हो जाए, और वो भी हमारे इंटरफेरेंस के बगैर। तो इसलिए आप देखें कि यहाँ इसने तमाम अपने अड्डे भी बनाए एशिया में, प्रशांत क्षेत्र में। और आफ्टर ऑल इसका इंटरेस्ट यही है कि किस तरीके से जो है एशिया में, अगर एशिया विकास कर रहा है तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि बाकायदे चाइना और जापान के साथ वो करीबन 70 करोड़ डॉलर के घाटे में चल रहा है, यानी 1/3 घाटा उसे एशिया के देशों से हो रहा है। तो इसलिए आप देखें कि वो एशिया में इंटरफेरेंस की नीति बराबर बनाए हुए है। नेक्स्ट आप देखें आतंकवाद के विरोध की नीति। हम लोग देखते हैं कि बाकायदे उसने आंखें बंद करके हमारे पाकिस्तान से 2-3 युद्ध हुए, और उनमें, और वो सारे युद्ध जो है अमेरिकी हथियारों के बल पर हुए। जब उसने पेंटन टैंक दिए तो 1965 में युद्ध हो गया, उसके पहले 48 में भी अटैक हुआ, और इसके बाद कारगिल वार हुआ। इन सभी में अमेरिका उस समय शांत बैठा रहा। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला होता है ना, उसके बाद उसकी नीति बदल जाती है, पाकिस्तान से वो दूरी बनाता है, और उसके बाद हमारी ओर भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। फिलहाल आप देखें कि आतंकवाद, जब कहते नहीं हमारे ऊपर अटैक हुआ
तो उसके बाद से उसने आतंकवाद के विरोध की नीति अपनाई, यानी जीरो टॉलरेंस की, कि आतंकवाद को किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार आतंकवाद का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ हम पाते हैं कि चाहे सबसे बड़ा दुनिया का आतंकवादी जो अमेरिका की नज़र में भी था, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन को तैयार करने वाला भी अमेरिका था। वो तो एक बड़ा व्यापारी था। उसको जब अफगानिस्तान में रूस का कब्जा था तो रूसी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए ओसामा बिन लादेन को ठेका दिया था अमेरिका ने। उसको गोला बारूद, हथियार और आर्थिक सहायता दी गई कि तुम किसी भी तरह से छापे मार, जो गुरिल्ला युद्ध है, उसके द्वारा रशियंस पे अटैक करो, रशियन फौज पे, और रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकालो। तो पता लगा उस आतंकवादी को बनाने वाला कौन था। हम लोगों ने तो पूरा देखा और समझा। आज हम देख रहे हैं आतंकवाद की वजह है पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया में आप देखें फिलिस्तीन और इजराइल का जो विवाद है, फिलिस्तीन में इजराइल को बसा देना, उसके बाद इजराइल द्वारा बराबर फिलिस्तीन पर अत्याचार किया जाना, इवन आप देखें इराक एक संप्रभु राष्ट्र पर कब्जा जमाना और 14 वर्ष तक उसे गुलाम जैसा बनाए रखना, बाद में फिर अपनी पिट्टू सरकार वहां बिठा देना। तो इस तरह से आप देखें कि दुनिया में आतंकवाद का ग्राउंड और एटमॉस्फेयर बनाने का काम अमेरिका ही करता है ना। अगर आफ्टर ऑल वो न्याय की नीति अपनाए, हमारे यहाँ एक विद्वान हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने अभी एक पुस्तक उनकी बहुत चर्चा में है जिसका नाम है जस्टिस। उस जस्टिस पुस्तक में वो कहते हैं कि दुनिया में जहां जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनके मूल में न्याय ना होना है ना। न्याय जब नहीं होता है तो इन दैट केस आतंकवाद या बहुत सारी चीजें जो है वो पैदा होती है। कुछ आतंकवाद राज्य प्रायोजित होता है, जैसे हम जिस आतंकवाद को फेस कर रहे हैं वो राज्य द्वारा प्रायोजित है। पाकिस्तान हमसे आमने सामने, चाइना नहीं लड़ना चाहते तो वो इस तरह से आतंकवादियों की सहायता करते हैं और इवन अफगानिस्तान वगैरह से लोगों को लेकर उनको जो है इंडिया में भेजते हैं। अब आया एक ध्रुवीय विश्व बनाए रखने की नीति। जैसा मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई थी, रूस और अमेरिका। 1991 के बाद साम्यवाद की विदाई हो गई रूस से, है ना। और इवन आप देखें यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया। आज हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। एक समय यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था। फिर किस तरह से 91 में हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई और इसके बाद आप देखें साम्यवाद की विदाई हो गई और फिर दुनिया जो है एक ध्रुवीय हो गई। एक ध्रुवीय विश्व जब उसने इराक पर कब्जा किया और रूस ने उसका प्रतिरोध नहीं किया, तो यहीं से यह पता लगा कि अब अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई देश नहीं है। तो दुनिया यूनिपोलर हो गई, यानी एक ध्रुवीय विश्व से अभिप्राय है कि पूरे विश्व में केवल एक महाशक्ति का पाया था। ठीक है, हालांकि दूसरी महाशक्तियां थी, लेकिन अब जब आप इंटरफियर नहीं कर रहे हैं मामलों में तो जाहिर है दुनिया एक वक्त यूनिपोलर हो गई। इसके बाद देखें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक युद्ध के बाद कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डिक्लेरेशन किया। क्या है? नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस करते हुए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि हम एक नया विश्व बनाना चाहते हैं जहां केवल और केवल शांति होगी, मानव अधिकारों का हनन नहीं होगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, पूरी तरह शांति। अब प्रश्न ये उठता है कि पूरी शांति तो केवल शमशान में होती है। जहां लोग होंगे, जहां देश होंगे तो विवाद, प्रतिरोध ये पाए जाएंगे। लेकिन ये इनका कहना था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यानी हम दादागिरी करेंगे और दुनिया के सारे देश मूक दर्शक बने हुए शांत रहेंगे। तो इस तरह आप देखें एक ध्रुवीय विश्व बनाए रखने की नीति।
अमेरिका फर्स्ट इस नीति को जो अभी जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प फिर इलेक्शन में आ गए हैं सामने, और जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प और जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बाकायदे जो बाइडेन, ये फिर कन्फ्रंटेशन हो रहा है। तो आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पीरियड में ये विदेश नीति का मेन फॉर्मूला बनाया था कि एवरीवेयर अमेरिका फर्स्ट, कि हर जगह अमेरिका को पहले स्थान पर रखा जाए, उसकी बातों को भी पहले स्थान पर स्थान दिया जाए और इसके अलावा उसकी नीतियों को भी माना जाए। तो आप देख रहे हैं ये तो दादागिरी की नीति है, अमेरिका फर्स्ट। भाई इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं, चाइना फर्स्ट क्यों नहीं, है ना, हम क्यों फर्स्ट? तो इस तरह आप देखें अमेरिका प्रथम की नीति, ये भी उसकी विदेश नीति की एक विशेषता है। इसके अलावा अमेरिका ये चाहता है कि वो आश्रित यानी डिपेंडेंट नेशंस बनाए। जैसे उसने अफगानिस्तान से रूस को निकाला तो फिर अफगानिस्तान को अपना आश्रित देश बना दिया। अभी जस्ट तालिबान का वहां कब्जा होने के पहले तक अमेरिका वहां अपना अड्डा बनाए हुए था। कहां पर? अफगानिस्तान। इसके अलावा देखें उपग्रही सैटेलाइट नेशन बनाना। सैटेलाइट नेशन हमें पता है जिस तरह सैटेलाइट अपने ग्रहों का चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसी तरह वो चाहता है कि हमारे पिछलग्गू राष्ट्र दुनिया में होने चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिला, ना बोले। ठीक है, तो ये आप देखें राष्ट्रों की नीतियों में इंटरवीन करता है, दखल देता है, और अफगानिस्तान, ईरान इसके उदाहरण है। अब हम आप देखते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति को सही तरह समझने के लिए जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट है इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला जो अप्रोच है वो है हैमिल्टनियन अप्रोच। हैमिल्टनियन जो अप्रोच है वो अमेरिकन साम्राज्यवाद को अधिक से अधिक विस्तार देने की नीति पर आधारित है। हैमिल्टन का ये मानना था कि आफ्टर ऑल अमेरिका का ये दृष्टिकोण रहना चाहिए कि दुनिया के अनेक देशों में उसकी मौजूदगी दिखाई दे। तो हम देखते हैं कोई भी राष्ट्रपति बदलते हैं लेकिन ये हैमिल्टनियन अप्रोच बराबर काम करती है कि किस तरह से। दूसरा फिर जेफरसियन अप्रोच है। जेफरसन ने जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया था। ये बहुत बड़े संविधानविद थे। तो इनका ये मानना था कि अमेरिका बाहरी संसार में हस्तक्षेप करे या ना करे, लेकिन उसको अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी और व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखना होगा कि व्यक्तिगत अधिकारों का क्षरण ना हो, और इसके अलावा लोकतंत्र अमेरिका में जिंदा रहे, है ना, लोगों के अधिकार जिंदा रहे। इसके लिए अमेरिका को बराबर काम करना होगा। नेक्स्ट आप देखें जैक्मोनियन एक और विद्वान है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार इनको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद आप देखें राष्ट्रपति विल्सन जो कि बहुत ही प्रमुख है, और इनको राष्ट्रपति विल्सन को जो आपका लोक प्रशासन है इसमें भी इनका बड़ा रोल है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में बड़ा रोल है। तो इनका ये मानना था कि जो भी विश्व संगठन, विश्व सरकार बने उसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस रहना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं चाहे लीग ऑफ नेशंस का गठन रहा हो, और इवन चाहे आप देखें इस समय जो हमारा यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें अमेरिका की चौधराहट, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या आपका विश्व बैंक हो, सभी में अमेरिका का इंटरफेरेंस दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें ये 4 स्कूल ऑफ थॉट है, इनको समझ लेने पर हम बहुत कुछ जो है अमेरिका की विदेश नीति को समझ सकते हैं।